नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम साइंस के उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने वाले हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में 5 से 7 बार रिपीट हुए हैं। इसलिए दोस्तों सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चंस मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज का हमारा पहला प्रश्न है मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने और भोजन तृप्ति की अनुभूति कराने का केंद्र होता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। जब हमें भूख लगती है तो इस बात की जानकारी सबसे पहले हाइपोथैलेमस को लगती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। यदि हम बात करें सेरिब्रम की, तो दोस्तों सेरिब्रम हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है। और क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं या हमें किसी के ऊपर गुस्सा आता है, मतलब जब हम किसी से प्रेम करें या घृणा करें, तो इसका कंट्रोल किस पर होता है। तो दोस्तों प्रेम और घृणा पर कंट्रोल होता है सेरिब्रम का। यदि बात की जाए देखने व सुनने की शक्तियों की, तो देखने व सुनने की शक्तियों पर कंट्रोल होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का। और इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट है मेडुला ऑब्लंगेटा। दोस्तों मेडुला ऑब्लंगेटा का कंट्रोल होता है हमारे ब्लड प्रेशर पर, हमारी हार्ट बीट पर, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी श्वसन क्रियाओं पर। हमारी श्वसन क्रियाओं पर कंट्रोल किसका होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा का। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज का अगला प्रश्न है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो इसके ऊपर अभी हम डिस्कशन कर चुके हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम, और सेरिब्रम का ही प्रेम घृणा पर भी कंट्रोल होता है। यदि हम बात करें सेरिबेलम की, तो दोस्तों सेरिबेलम हमारे शरीर को संतुलित बनाए रखता है। हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने में कौन सहयोग करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सेरिबेलम। यदि हम बात करें थैलेमस की, तो दोस्तों थैलेमस का कंट्रोल होता है भूख पर, प्यास पर और ताप पर। और हम बात करें यदि मेडुला ऑब्लंगेटा की, तो इसके ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं। मेडुला ऑब्लंगेटा का कंट्रोल होता है ब्लड प्रेशर पर, हार्ट बीट पर और श्वसन पर। श्वसन सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है हम मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र कहाँ होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मेरुरज्जु। यदि हम बात करें प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज की थी मार्शल हॉल ने। यदि बात की जाए दोस्तों तंत्रिका कोशिका की, तो तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है और जिसकी लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1400 ग्राम। अगला प्रश्न, तंत्रिका कोशिका क्या है। दोस्तों तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। यदि बात की जाए तंत्रिका तंत्र की, तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र हमारे बॉडी को जो मैसेजेस भेजे जाते हैं वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा भेजे जाते हैं। अगला प्रश्न, मानव की सबसे बड़ी कोशिका क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तंत्रिका कोशिका, जिसकी लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने में होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ईईजी मस्तिष्क की गतिविधियां दर्ज करता है। यदि हम बात करें ईसीजी की, तो दोस्तों ईसीजी हृदय की गतिविधि दर्ज करता है। लेकिन हमसे पूछा गया है ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए। अगला प्रश्न, स्तनधारियों में श्वसन की प्रक्रिया किसके द्वारा पूरी होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फेफड़ों के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक
में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं, जब हम श्वसन लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस कितने प्रतिशत लेते हैं और कौन सी गैस कितने प्रतिशत बाहर निकालते हैं। यदि बात की जाए कार्बन डाइऑक्साइड की, तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं 0.03%। यदि बात की जाए ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन हम लेते हैं 20%। यदि बात की जाए जलवाष्प की, तो दोस्तों जलवाष्प हम लेते हैं 0.5%। यदि बात की जाए नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन लेते हैं हम 78%। अब हम बात कर लेते हैं कौन सी गैस कितने प्रतिशत हम उत्सर्जित करते हैं, मतलब अपनी बॉडी के अंदर से बाहर निकालते हैं। यदि बात की जाए कार्बन डाइऑक्साइड की, तो हम 4% कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। यदि बात की जाए ऑक्सीजन की, तो दोस्तों हम ऑक्सीजन निकालते हैं 16% बाहर और ऑक्सीजन लेते कितने हैं, 20%। यदि बात की जाए जलवाष्प की, तो जलवाष्प हम निकालते हैं 6.5%। और यदि बात की जाए नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन हम उत्सर्जित करते हैं 78%। और हमसे प्रश्न में पूछा गया है श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों नाइट्रोजन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। हम 78% नाइट्रोजन लेते हैं और 78% ही उत्सर्जित करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, छोड़ी गई सांस में CO2 कितने प्रतिशत होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 4%। हम 4% CO2 छोड़ते हैं, जबकि 0.03% हम CO2 लेते हैं। अगला प्रश्न, अनोक्सी, ये श्वसन है दोस्तों, श्वसन, अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पायरुबिक अम्ल। अनोक्सी श्वसन मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लिया गया श्वसन, और इसका अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल, और हमें 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, 2 ATP ऊर्जा। अगला प्रश्न, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फीमर। फीमर जो कि जिसे हम जांग की हड्डी के नाम से भी जानते हैं, ये हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 656। हमारे शरीर में कुल 656 मांसपेशियां होती हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। दोस्तों यहाँ से जोड़ों की बात करी गई तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के कुल जोड़े होते हैं 12। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 12 जोड़े होते हैं और 24 पसलियाँ होती हैं। अगला प्रश्न, टीविया, ये दोस्तों ये टीविया है, टीविया 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 नामक हड्डी किस में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टांग में। दोस्तों टीबिया नाम की हड्डी हमारे घुटने से और टखने के बीच में पाई जाती है, घुटने से और टखने के बीच में होती है, इसे हम टीबिया हड्डी बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व का नाम क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैल्शियम और फास्फोरस। हमारे दांत तथा हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। अगला प्रश्न, अस्थियों तथा मांसपेशियों को आपस में कौन जोड़ता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टेंडन। जबकि लिगामेंट हड्डियों और हड्डियों को जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है हड्डियों और हड्डियों को, और अस्थियों और मांसपेशियों को जोड़ता है टेंडन। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्टेपस। स्टेपस जो हमारे कान में पाई जाती है और यही हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक मतलब वो ऊतक जो हमारे सर से लेकर के पैर के अंगूठे तक फैले हुए ऊतक होते हैं, उनको हम संयोजी ऊतक कहते हैं। मतलब सारी बॉडी को, पूरी बॉडी को जोड़ के रखते हैं।
तो रक्त क्या है? संयोजी ऊतक। और हड्डियां भी संयोजी ऊतक होती हैं। अगला प्रश्न, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यदि दोस्तों हम बात करें आरबीसी की फुल फॉर्म, तो वो होता है लाल रक्त कणिकाएँ, लाल रुधिर कणिकाएँ। और आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा में। और यदि हम बात करें आरबीसी का अंत होता है, अंत कहाँ होता है? तो आरबीसी का अंत होता है पलिया में। पलिया को ही आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। रक्त में लाल रंग का कारण हीमोग्लोबिन होता है। यदि दोस्तों हम बात करें आरबीसी की फुल फॉर्म होती है लाल रक्त कणिकाएँ। और डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है सफ़ेद रक्त कणिकाएँ। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों का ही निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जबकि आरबीसी का अंत होता है दोस्तों पलिया में। और डब्ल्यूबीसी का अंत हमारे ब्लड में ही हो जाता है, मतलब खून में ही हो जाता है। यदि बात करी जाए दोनों के लाइफ टाइम की, तो आरबीसी का लाइफ टाइम होता है 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का लाइफ टाइम होता है 3 से 4 दिन। दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।